चलिए बच्चे, आज मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर आप लोगों का लेता हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेकंड लेक्चर में क्या क्या है, किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है और क्या क्या रहेगा। तो सेकंड लेक्चर में जितना भी आएगा वो सेकंड चैप्टर का है। उसमें बल आता है और सदिशों का योग आता है, और बल को हमें पता करना होता है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ किस तरीके से रिजॉल्व किए जाते हैं या तोड़े जाते हैं, मतलब उन्हें डिफ़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग मेनली सबसे ज़्यादा बल की ही बात करते हैं, क्योंकि ये मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में क्या है, सारे के सारे बलों का ही हम लोग अध्ययन करते हैं, और जो बल के वजह से जो भी प्रभाव पड़ते हैं उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बल है, बल क्या होता है वो उस चीज़ के बारे में देख लेते हैं, और बल की अवधारणा वगैरह आई कहाँ से है, ये है क्या। तो आप लोग सिर्फ बल के बारे में सिर्फ जानते हैं कि बल बल ने एक नाम सुना है बल, पर यहाँ पर इसके बारे में ये नहीं जानते कि बल किस तरीके से कहाँ कहाँ कौन सी जगह पे लगना चाहिए, किस तरीके से कहाँ क्या क्या इफ़ेक्ट डालेगा। इन चीज़ों को पता करने के लिए हम लोग मैकेनिक्स में सारा इसका अध्ययन करेंगे। तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, किसी पिंड की अवस्था में परिवर्तन तभी संभव है जब उस पर कोई बाह्य बल कार्य करे। जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा जाए तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो ही नहीं सकता। ये कैसे? देखो, जब यदि कोई पिंड होता है, उस पिंड पर अगर वो पिंड हमारा क्या है, स्थिर अवस्था में है, तो वो स्थिर अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। या फिर वो गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल हमारा लगाया ना जाए। इस चीज़ को तुम कैसे देख सकते हो? इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर कोई भी फुटबॉल है, अगर कोई प्लेयर मतलब एक फुटबॉल पे जब स्ट्रोक मारता है तो वो क्या होती है, फुटबॉल चलना स्टार्ट हो जाती है। अब वो चलना स्टार्ट हो जाती है तो वो किसी मतलब एक क्षण के लिए उस पर जो वेग लग रहा है, मतलब वेग है जिस वेग से वो चल रही है, तो उस टाइम उस पर जो फोर्सेस लगे हुए हैं, अगर वो सारे के सारे फोर्सेस उसी अवस्था में अगर बने रहें तो वो बॉल जो है वो हमारी रुक ही नहीं सकती। पर अब क्या है, बॉल को रोकने के लिए हम लोगों को एक्सटर्नल फोर्सेस लगाने पड़ती हैं। अब वो एक्सटर्नल फोर्सेस कोई से भी हुए, चाहे फ्रिक्शन फोर्स हुआ चाहे कुछ भी हुआ, तो ऐसे ही अगर फुटबॉल जब हम स्ट्रोक मार देते हैं, स्ट्रोक मारने के बाद अब वो क्या होती है, कुछ टाइम बाद वो रुक जाती है। तो उसकी वजह यही होती है कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है, और भी अदर फोर्सेस लगते हैं, जिस वजह से वो क्या होती है कि अपनी अवस्था में परिवर्तन लाना प्रारंभ कर देती है। जब वो अपने अवस्था में परिवर्तन लाना प्रारंभ कर देती है तो इस वजह से वहाँ पर क्या कुछ फोर्सेस वर्क करने लगते हैं। तो बल है क्या? बल एक सदिश राशि है। अब यहाँ पर हम लोगों को एक ही चीज़ पता चलती है कि अगर हमने कह दिया कि 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला? सिर्फ एक ही चीज़ पता चली कि उसका मैग्नीट्यूड हमें मिल गया, परिमाण पता चल गया कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। बट हमें ये नहीं पता चला कि किस डायरेक्शन में चल रहा है, लग रहा है। जैसे फुटबॉल की ही बात कर लेते हैं, अगर फुटबॉल पे हमारा फोर्स लगता है, अब फुटबॉल पे फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, ना कि ऐसा कि कहीं पर भी किसी तरीके से हर डायरेक्शन में लगा दिया जाए। तो एक अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन पे अगर लग रहा है तो उस डायरेक्शन का भी हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सीधी सी बात है कि जो बल है वो एक क्या होगा, हमारा सदिश राशि होगी। सदिश राशि होने की वजह से उसमें क्या है, डायरेक्शन का भी पता चल जाता है कि अगर मैंने कह दिया किसी भी वजह से फुटबॉल पे अगर फोर्स लग रहा है वो किस साइड में लग रहा है, मेरे राइट साइड लग रहा है या लेफ्ट साइड मैंने लगाया, तो हम लोगों को पता चल गया कि वो किधर, लेफ्ट साइड में 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। जिससे कि यहाँ पर क्या हो जाता है कि उसकी दिशा और परिणाम दोनों ज्ञात हो जाते हैं। सही। अब इसके बाद क्या है कि हम लोगों को सिर्फ दो ही चीज़ों से मतलब नहीं होता है, इसके बाद एक और चीज़ पता करनी होती है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जिसे कहते हो अनुप्रयोग बिंदु। अनुप्रयोग बिंदु में क्या होता है, अनुप्रयोग बिंदु क्या होता है कि जो भी जैसे हमने कोई भी चीज़ या रिजल्टेंट कोई फोर्सेस लगाया, वो रिजल्टेंट फोर्सेस का एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हमारा पूरा का पूरा संकेंद्रित होता है। तो वो जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो यही बात मैंने कहा है कि यह एक बिंदु है जिस पर बल कार्य करता है या लगता है। सही। पर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, अगर यहाँ पर तुम लोगों ने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्सेस का जो पॉइंट होगा ना, वो पॉइंट तुम्हारा क्या होगा, उस बल की क्रिया रेखा में ही काम करेगा। उस बल की क्रिया रेखा पर ही काम करने से आप लोगों को उसका पॉइंट बिंदु मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर एक मैंने बनाया है, ये एक पिंड है, ये पिंड बॉडी है जो हमारी क्या है,
नीचे रखी हुई है, जिस पर 10 न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो ये 10 न्यूटन फोर्स जो हो गया वो तो हमारा क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता दिया। अब मैग्नीट्यूड बताने के बाद हम लोगों को क्या, मैंने कहा इस डायरेक्शन में, मतलब बाहर के लिए फोल्ड कर रहा है। जब बाहर के लिए फोल्ड कर रहा है तो हमारा क्या हो गया, ये तुम्हारी क्या बता देती है, डायरेक्शन। जब डायरेक्शन बता दी तो इसके बाद क्या हो गया, जिस जगह पे इसने फोर्स लगाया संकेंद्रित है, मतलब उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मिल जाता है तो हमें इसके बारे में सारी जानकारी अधिकतर पता चल जाती है। पर अभी भी एक जानकारी से हम क्या हैं, अभी वंचित हैं, जिसके लिए आप लोग क्या देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो है किस टाइप का, ये भी तो पता होना चाहिए। मान लीजिए वो हो सकता है आपका तनाव वाला हो सकता है वो कंप्रेशन वाला हो, किसी और टाइप का हो। तो यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ और पता करनी होती है कि वो किस सेंस में है, मतलब है किस टाइप का। अब मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको टेंशन, तो आपको पता चल जाएगा टेंशन का है। अगर मैं यहाँ पर कंप्रेशन कर दे तो कंप्रेशन है, तो ये भी पता होना चाहिए था। तो यहाँ हम लोग जो फोर्सेस हैं वो कई तरीके के बल लगाते हैं, कई तरीके के फोर्स होते हैं, मतलब एक तरीके का फोर्स नहीं होता। अब इससे क्या पता चलता है आपको, एक पॉइंट फोर्स होता है या फिर उसे हम कंसंट्रेटेड फोर्स कहते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्यों, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा यूज हम लोगों का मैकेनिक्स, मतलब उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में होता है, सॉम में, या फिर मॉस कहते हो जैसे तुम। सॉम के अंदर सबसे ज़्यादा तुम्हारा मैकेनिक्स का ही यूज होता है, क्योंकि सॉम है क्या, एक मैकेनिक्स ही तो है। वो भी वहाँ पर भी हम लोग बस मैकेनिक्स का ही मतलब सब कुछ कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक हमारा पॉइंट फोर्स की बात करेंगे। तो पॉइंट फोर्स क्या होता है, कंसंट्रेटेड फोर्स। जैसे अब हम बात करते हैं कि अगर मैंने किसी अपने एक अंगूठे से या फिर किसी एक क्षण से किसी दीवार पे अगर फोर्स लगाया, तो वो फोर्स 2 किलो न्यूटन का फोर्स हमारा कहाँ पर लग रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे ही तो लगेगा। जब वो पॉइंट पे लगेगा तो वो क्या माना जाएगा, एक पॉइंट फोर्स माना जाएगा। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी के एक निश्चित बिंदु पर लगने वाले फोर्स को हम कंसंट्रेटेड फोर्स कहते हैं या फिर संकेंद्रित बल कहते हैं। इसे पॉइंट फोर्स भी कहा जाता है। सही है। अब ये मैंने तुम्हें दिखाया है कि यहाँ पर एक बीम बनाया गया है। जो बीम क्या कह रहा है तुम्हारा, यहाँ पर ये बीम बनाने के बाद इस पर 2 किलो न्यूटन का अगर मैंने फोर्स लगा दिया, तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स हमारा पॉइंट फोर्स के लिए डिनोट कर रहा है। ये पॉइंट फोर्स क्या कर रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट ही पे तो है, ना कि पूरे उस पर। अगर वो पूरे उस पर होता तो अलग टाइप का फोर्स बन जाता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि ये सारे के सारे चीज़ें आप लोगों को वैसे भी मिलने वाली हैं सॉम में आगे पढ़ने पे। सही है, और इनका नाम वैसे सुना भी होगा आप लोगों ने। फिर यहाँ पर क्या आता है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसे हिंदी में कहते हो आप समवितरित बल। समवितरित बल क्या है, यहाँ पर जो समवितरित बल की बात करते हैं, तो ये आप लोगों का जो फोर्स होता है ना, वो पूरी की पूरी बॉडी पे सेम मैग्नीट्यूड में ही मतलब ये लगा हुआ होता है। जैसे आप मान लो कि एक कोई पटल रखा हुआ है आपका, पटल जैसे बॉडी रेक्टेंगुलर पटल ले लो इस तरीके का। अब ये रेक्टेंगुलर पटल आपका इस टाइप का हुआ, और उसी के ऊपर दूसरा पटल अगर कुछ वेट का रख दिया जाए, कुछ वेट का उस पटल के ऊपर दूसरा पटल रख दिया जाए, तो वो भी पटल अगर तुम्हारा मतलब सेम यूनिफॉर्म मतलब थिकनेस वगैरह का होना चाहिए, जिससे कि हर जगह उसका लोड जो हो वो सेम हो, तो वो दूसरे उस पटल का उस पहले वाले पटल पे क्या होगा, फोर्स लगेगा। जब वो फोर्स लगेगा तो वो सारा का सारा फोर्सेस क्या होगा, पूरे के ऊपर क्या एक डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जब वो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा तो वो उस लोड के लिए क्या करेगा, सेम तरीके सेम हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम लोड के लिए लगाएगा, जिसे क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहेंगे। तो हम इसे कह सकते हैं वह बल जो किसी बॉडी के पूरे या संपूर्ण पॉइंट पर समान बल अप्लाई करे, इस बल को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। अच्छा, एक्चुअली और तो इसका डायग्राम भी देख लीजिए। डायग्राम क्या कहता है कि यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, जिसमें फिर एक बीम के लिए दिखाया है, क्योंकि ये सब सॉम में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, इसीलिए सॉम का हम लोग एक और ले रहे हैं एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में क्या है कि ये मैंने एक दिखाया है आपको बीम बनाया हुआ, इस बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली लोडेड मैंने एक लोड लगा रखा है, जिसका मैंने 2 किलो न्यूटन पर मीटर, यहाँ पर देखिए मैंने इसकी यूनिट लिखी है पर मीटर, क्योंकि ये क्या है,
पर मीटर के हिसाब से, मतलब हर जगह सेम डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पर हमारा यूनिफॉर्म है, इसलिए हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहेंगे। इसी तरीके से एक लोड और होता है जिसका आप लोगों को लिए पढ़ने को फिर मिलेगा, यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड। एक्चुअली यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो लोड है वो अभी पढ़ा था हम लोगों ने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो वो डिस्ट्रीब्यूट तो वो भी होता है, पर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ वो क्या है, यूनिफॉर्मली वेरी करता रहता है। अब यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें वेरी तो नहीं कर रहा है क्योंकि ये क्या है, यूनिफॉर्मली हर जगह एक जैसा है। पर इसमें बेयरिंग की बात की है तो हम लोग इसमें क्या होगा, एक ट्रायंगल के, मतलब एक लाइन के हिसाब से ट्रायंगल बनाएंगे। एक लाइन ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल से हमारा क्या है, हर जगह पॉइंट एक यूनिफॉर्म लाइन में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होके उस पर बढ़ता हुआ जाएगा। सही है, यहाँ पर हमारा जो लोड है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। ओके, अब इसमें क्या था, हमारा पूरा का पूरा यूनिफॉर्म था, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म तरीके से, मतलब एक समान बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा बढ़ा और यहाँ पर बहुत कम बढ़ा। अगर ऐसा हो जाता है कि यहाँ ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ कम बढ़ रहा है और यहाँ पर फिर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो बेयरिंग लोड होता है, ना कि यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड। इसीलिए मैंने देखो एक समान बनाया हुआ दिखाया है, यहाँ पर एक ट्रायंगल लिया है। ओके, तो इसे हम क्या करेंगे, जैसे 3 किलो न्यूटन पर मीटर का हमने लगा दिया और वो एल लेंथ पे है। जब एल लेंथ के क्या है, स्पैन, इसे आप लोग स्पैन भी कहते हैं, स्पैन भी कहते हैं इसे। तो इस पे लग रहा है, तो इस लोड को हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड कहेंगे। इसके बाद एक आ जाता है आपका कारक और प्रतिकारक बल भी कहते हैं इसी में, एक्टिव रिएक्टिव फोर्स। अब यहाँ तुम्हारे सोचने की समझने की थोड़ी बात है कि एक्टिव और रिएक्टिव फोर्स होता क्या है। तो वैसे सभी लोगों ने पढ़ा भी है, एक्शन एंड रिएक्शन जिसे कहते हो तुम, कि हमने कुछ किया तो उसका हमें रिएक्शन मिलता है। बात सही है भाई, अगर नहीं मिलेगा तो वो चीज़ स्थिर हो ही नहीं सकती। कैसे इसलिए मैं तो अब यहाँ पर क्या है, आप लोग मान लीजिए कोई आपका एक पिंड है, वो पिंड क्या है, नीचे धरती पे रखा हुआ है। ये मान लीजिए आपकी एक अलमारी है, वो धरती पे रखी हुई है। जब अलमारी है तो उस अलमारी पे आपने क्या किया, 10 न्यूटन का ऊपर से फोर्स लगा दिया। जब 10 न्यूटन का ऊपर से फोर्स लगा दिया और उसका खुद का भी वेट होगा, क्योंकि वो भी तो फोर्स ही है, जब वेट हुआ तो वो 30 न्यूटन है मान लिया मैंने, तो 30 और 10 40 हो गया। तो ये 40 जो न्यूटन फोर्स होगा, तो वो 40 न्यूटन जब ऊपर से लग रहा है, उतना ही 40 न्यूटन नीचे से जब तक कि ना लगेगा उस पर फोर्स, तब तक क्या वो स्थिर अवस्था में रह सकती है, नहीं। तो इसीलिए क्या होगा, जितना फोर्स ऊपर से लग रहा है उसके द्वारा लगाया जा रहा है, उतना ही फोर्स नीचे से उतना ही लगना चाहिए, मतलब जितना एक्शन किया उतना ही रिएक्शन मिलना चाहिए, तब जाके ये फोर्स क्या हो जाते हैं, तुम्हारे बराबर हो जाएगा और ये एक स्थिर अवस्था में रहेगी। अगर ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस बराबर ना हुए तो हमारा क्या होगा, बॉडी स्थिर अवस्था में नहीं रहेगी। वो कैसे आप समझ सकते हैं, जैसे कोई आप पत्थर लीजिए, एक पत्थर के लिए हमने क्या किया, ऊपर से नीचे के लिए डालना स्टार्ट किया, फॉल किया। जब ऊपर से पत्थर को नीचे फॉल किया, इस तरीके से यहाँ पर कोई पत्थर है, वो हमने फॉल किया नीचे के लिए, तो इस पर क्या होगा, जो पत्थर का वेट है, वो पत्थर का वेट मान लो 50 किलो न्यूटन है। जब 50 किलो न्यूटन है तो उसका नीचे के लिए फोर्स इतना लग रहा है। अब 50 किलो न्यूटन नीचे के लिए फोर्स लगने के बाद क्या होगा, हम अगर नीचे से उतना ही फोर्स अगर नहीं मिलेगा तो ये पत्थर ऊपर रह पाएगा, नहीं। इसीलिए ये क्या करना स्टार्ट कर देता है, नीचे फॉल करना स्टार्ट कर देता है और ये डाउन हो जाता है, मतलब नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही ये पृथ्वी पर पहुँचता है, जैसे पृथ्वी पहुंचेगा और पृथ्वी पहुंचते ही इसका जो 50 किलो न्यूटन का जो फोर्सेस होगा, वो फोर्सेस अब क्या होगा, यहाँ से पृथ्वी से देना प्रारंभ कर देगी, जिसके वजह से ये क्या होंगे, दोनों बैलेंस कर जाएंगे और बैलेंस करने से हिसाब से क्या होता है, ये यहाँ पर स्थिर हो जाता है, मतलब नीचे धंस नहीं पाएगा। यही रहता है हमारा। इसका एक एग्जाम्पल और भी आप उत्प्लावन बल जो कहते हो आप, वहाँ पर क्या है, आप ऐसा मान लीजिए, अगर कोई आपने धातु का टुकड़ा लिया, अब वो धातु का टुकड़ा क्या हुआ, जैसे ही आपने उसमें वाटर में डाला, जैसे ही वाटर में डालने के बाद अगर उसका जो वेट होगा, अगर उसका वेट उत्प्लावन बल के बराबर अगर हो जाता है, क्योंकि वो क्या हुआ, उसका एक्शन हो गया, जो आपका लोहे का टुकड़ा था
जैसे धातु का टुकड़ा था उसका क्या रिएक्शन हो गया, उतना एक्शन हो गया। अब वो एक्शन जितना मतलब उतना फोर्स लगा, अब उतना ही फोर्स अगर वो वाटर ऊपर के लिए लगा देता है, मतलब रिएक्शन उतना ही लगा देता है तो वो वहाँ पर स्थिर हो जाएगा। पर अगर उससे कम होता है तो वो नीचे के लिए क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो डूब जाएगा, इसीलिए हमारा क्या होता है, कुछ टुकड़े डूब जाते हैं, कुछ टुकड़े ऊपर तैरते रहते हैं। तो उसमें यही प्रॉब्लम रहती है कि हम लोगों का एक्शन के बराबर रिएक्शन फोर्सेस ना मिल पाने के